हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एक्सप्रेस पर। मैं आपका मैथ मेंटर आ गया हूं आपके लिए एक और नई शानदार क्लास को लेकर। हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के जो पहले के क्वेश्चन थे वो लगाए थे। मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया था। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसको हम लगाना सीखेंगे। जो हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया था उसमें समीकरण दिए हुए थे, दो समीकरण दिए हुए थे और उन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमें क्या करना था, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। किस विधि से सॉल्व करना था? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था। अभी जो क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है वही हमको देखना है। उसमें लैंग्वेज दी गई है, सवालों की लैंग्वेज दी गई है। उस लैंग्वेज को हमें पढ़ना है और उस लैंग्वेज को पढ़कर हमें सवाल के समीकरण बनाने हैं, उस क्वेश्चन के समीकरण बनाने हैं। जब हमारे पास दो समीकरण बन जाएंगे तब हम जो पहला क्वेश्चन लगा चुके हैं उस वाले पायदान पर पहुंच जाएंगे और फिर आगे की प्रोसेस उसी क्वेश्चन की तरह हमको करनी है। तो एक्स्ट्रा प्रोसेस कहां पे आया? एक्स्ट्रा प्रोसेस हमारे पास क्या है? सवाल को सही तरीके से पढ़ना और उस सवाल से दो समीकरण बनाना। ये हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम पड़ गया। कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग आराम से सीखेंगे और सारी चीजें अच्छी तरीके से कवर करते चलेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि आप सवाल लगाते चले जाएं और सवालों को रटते चले जाएं ना। सवाल को हमें समझना है और उस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं वो चीज अगर हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गई तो चाहे उस तरीके के कितने भी सवाल आ जाएं वो आप आराम से लगा दोगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम छोड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 को हम आगे जब विलोपन विधि बताएंगे उससे सॉल्व कराएंगे। प्रतिस्थापन विधि से भी हो जाएगा, लेकिन अभी आप इसको खुद से लगाओगे। अगर लगे तो, नहीं लगे तो इसको छोड़ दो। इसको मैं अभी आगे अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, क्योंकि मैं आपको भाषा वाला क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? देखो, क्वेश्चन को पढ़ना भी एक कला होती है। क्वेश्चन को हमें स्टोरी के तरीके से नहीं पढ़ना है कि पढ़ते चले गए और बस पढ़ लिया ना। क्वेश्चन को हमें पढ़ना भी इस तरीके से है कि जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसकी हर एक बात, हर एक डाटा हमारे दिमाग में आना चाहिए, सारी चीजें, है ना। चलो देखते हैं। जैसे हमारा इस एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। देखो, आपके सामने किताब खुली रखी होनी चाहिए, तभी तो आप सवाल को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, पढ़ पाओगे मेरे साथ में, है ना। चलो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जो नीचे समस्याएं दी गई हैं, समस्याएं क्या है? सवाल। सवाल क्या है? एक समस्या है, उस समस्या का समाधान हमें करना है। तो ये जो सवाल दिया गया है इसे हमें पढ़ना है और पढ़कर हमें इनसे रैखिक समीकरण बनाने हैं। कितने समीकरण बनेंगे? दो समीकरण बनेंगे। फिर क्या करेंगे, हम उनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। मेन काम है हमारा यहाँ पर वो दो समीकरण बनाना, बाकी सॉल्यूशन निकालना तो हम प्रतिस्थापन विधि से सीख चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो 26 है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, फिर हमें क्या करना है? उन्हें ज्ञात करना है। हमें वो दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें नहीं पता, आप इमेजिन करो कोई एक संख्या है, कोई दूसरी संख्या, हमें नहीं पता कि ये संख्या कौन सी है और ये संख्या कौन सी है। हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है दो चर वाला रैखिक समीकरण, मतलब इसमें दो चर होंगे। ठीक है, कितने चर होंगे? दो चर होंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो एक संख्या है वो x है और जो दूसरी संख्या है वो y है। ठीक है, चलो यही हम मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हम मान लेते हैं कि माना पहली संख्या बराबर हमने मान ली x। अब हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या को हमने मान लिया। क्या माना हमने? दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो कुछ अलग लेंगे। x को हमें नहीं लेना है, हम कुछ अलग लेंगे, तो हमने y ले लिया। पहली संख्या हमारी x हो गई, दूसरी संख्या हमारी y हो गई। अब इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26। जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार
प्रश्न के अनुसार हमें क्या बात पता चल रही है, हमें जो बात पता चल रही है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो तो वही चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना 26। हमारी इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 तैयार हो गई। उसके बाद में फिर जो दूसरी चीज क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है, पहली संख्या है, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहां पर हमने x को पहले रखा है, ध्यान से यहां पर ये चीज एकदम ध्यान से देखने वाली चीज है। यहां पर हमें पॉजिटिव नंबर मिला है, हमने x को पहले लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो बड़ी संख्या है, सीधी सी बात है। ठीक, x बड़ी संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो y का 3 गुना है। यानी कि जो x होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा हमारा y का 3 गुना होगा। y में हमने 3 से गुणा करा दी, y का 3 गुना होगा। जो x होगा वो y का 3 गुना होगा, यानी कि x बराबर 3y, ये हमको मिल गया। ठीक, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से यहां पर आप जैसे आपके दिमाग में हो सकता है ये बात टहल रही हो, आप सोच रहे हो कि मैंने x को ही आगे क्यों रखा। आप y को भी आगे रख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर हम y माइनस एक्स बराबर भी 26 कर सकते हैं, लेकिन अगर y माइनस एक्स बराबर 26 करेंगे तो यहां पर y बड़ा हो जाएगा। भाई y को पहले लिखा है, y में से हम x को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास y बड़ा होगा। y बड़ा होगा तो y को हम इधर रखेंगे, क्योंकि y बराबर होगा x के 3 गुने के तब। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या किया है, हमने लिखा है x माइनस वाई बराबर 26। इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन गई। यहां पर हमें देखने से क्या पता चल रहा है कि मेरे बच्चों x जो है वो एक बड़ी संख्या है, तभी x पहले है। जब x बड़ी है इसका मतलब y छोटा होगा। तो जो प्रश्न फिर से दूसरी चीज कह रहा है कि जो एक संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है। जो एक संख्या है, बड़ी वाली संख्या है, वो छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है। ठीक, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या जो समीकरण दी थी उसमें हमने क्या किया था, कोई एक समीकरण ली थी, मतलब पहली समीकरण ली थी, उस समीकरण से हमने x की वैल्यू निकाली थी जो कि y के पदों में आई थी। ठीक है, क्लियर। फिर हमने क्या किया था, उस x के मान को हमने अगली समीकरण में, दूसरी समीकरण में, जिस समीकरण से हमने x की वैल्यू फाइंड की थी, निकाली थी, उसके अलग दूसरी समीकरण जो है उसमें नहीं रखेंगे। दूसरी समीकरण में उस x की वैल्यू रखे थे और हमने y की वैल्यू नंबर में निकाल ली थी। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऑलरेडी x की वैल्यू 3y दे रखी है इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक, तो यहां पर ये तो ऑलरेडी प्रतिस्थापित है, हमने x की वैल्यू ये 3y ऑलरेडी निकाल ली है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पे अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x की वैल्यू है, ये समीकरण 2 से हमने x की वैल्यू निकाली जो कि 3y आई है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण किस में रखेंगे भाई, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, रखने पर रख दे। चलो, समीकरण 2 से हमने x की वैल्यू निकाली, उसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो x की जगह पे हमें 3y रखना है। चलो, हमने x की जगह पे 3y रख दिया और माइनस का निशान लगा के, फिर ये y था तो y को वैसे ही उतार दिया, बराबर का निशान लगाएंगे और 26 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, 3y माइनस वाई, इसका मतलब हुआ हमारे पास क्या बचा, 3y जो है वो एक पॉजिटिव संख्या है, y है वो एक निगेटिव संख्या है। जहां भी विपरीत चिन्ह होते हैं वहां पे संख्याएं आपस में घटाई जाती हैं। ठीक, 3y में से y जाएगा, y का मतलब एक y, 3y में से एक y जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2y, और वो भी बचेगा प्लस का, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है वो जिस चिन्ह की संख्या होती है वो चिन्ह हम लेते हैं। 2y इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। ओके, y इज इक्वल टू हो जाएगा 26/2। ठीक है, ये चीज समझ में आई। 2y बराबर में है 26, तो y के मल्टीप्लाई में है ये 2। जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, तो ये डिवाइड में चला जाएगा 26 के, तो y बराबर हो जाएगा 26/2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी कि y की वैल्यू जो आएगी हमारे सामने वो आएगी 13। कितना आया, चलो इधर हम नोट कर देते हैं, y की वैल्यू आई है हमारे सामने 13। ठीक, अब इस मान को
देखो y की वैल्यू हमें मिल गई 13। अब y का मान जो है हम किस में रखेंगे, चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें। समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे सामने आसान रहेगा, समीकरण 1 में रखेंगे तब भी आसान रहेगा, थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन समीकरण 2 में रखने पर बिल्कुल आसान रहेगा। देखो तो लिख दो यहां पर y का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y की जगह पर y नहीं लिखेंगे, y का मान हमने कितना निकाला है 13, तो हम यहां पर लिख देंगे 13। तो x बराबर हो जाएगा 13 की गुणा 3 से कराएंगे तो 39, क्या हो जाएगा 39। x की वैल्यू आई 39, y की वैल्यू आई 13, यानी कि जो पहली संख्या होगी वो होगी 39 और जो दूसरी संख्या होगी वो होगी 13। यहां पर देखो x बड़ा था, x बड़ा है, y छोटा था, y छोटा है। अब थोड़ा सा देखो, सारी चीजें हो गई हैं, हमारा सवाल का जो आंसर आना था, जो उत्तर आना था, y की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 39 आ चुकी है, यानी वो दो संख्याएं जो हमें निकालनी थी वो एक है 39 और दूसरी है 13। अब इसको थोड़ा सा हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान से देखो, कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 26 यानी 26 आना चाहिए। इसको हम साइड में चुपचाप से ऐसे कर लेंगे, 39 लिखेंगे और 13 लिखेंगे और माइनस करेंगे, यानी इनके बीच में अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर 26 आ गया तो ये हमारा सवाल का जवाब जो हमने निकाला है वो एकदम सही है। चलो, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। देखो मेरे बच्चों 26 आ गया, यानी कि हमारा जवाब बिल्कुल सही है। तो सवाल को पढ़ना भी एक प्रकार की कला होती है। सवाल को पढ़ते पढ़ते उसमें कौन सी चीज हमें कब यूज करनी है, कौन सा डाटा हमें स्टोर करना है अपने दिमाग में, तो वो भी आना चाहिए। वो कैसे आएगा, जितना ज्यादा आप सवाल को पढ़ोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे। ये नहीं कि मैंने बस सवाल बता दिया और आपने इस मेथड को रट लिया, मैंने ये क्वेश्चन बताया फिर आपने कहा कि अगला क्वेश्चन भी बताओ, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, वो मेथड एकदम गलत है। देखो गणित एक जादू है, हमें उसको एकदम इमेजिन करना होता है। आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी, सुपर 30, ठीक है, जो कि एक सर हैं आनंद कुमार नाम के, उन्होंने भी उसमें बताया है, ठीक, क्या बताया है कि मैथ एक जादू है, उसको इमेजिन, जितना इमेजिन करोगे उतना पढ़ने में मजा आएगा, अगर मैथ को रटोगे तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहा उसका जवाब, और बड़ी आसानी से हमने इसको सॉल्व किया है और उम्मीद है आपको एकदम समझ में आया होगा। अब जितने सवाल हैं उसमें भी भाषा लिखी हुई है और उस भाषा को आप समझोगे, आप पढ़ोगे, बार बार लगाने की कोशिश करोगे तो आपका दिमाग ना एकदम खुल जाएगा। आप ये सोच के उस सवाल को लगाने मत बैठो कि ये सवाल पता नहीं हमसे लगेगा, सर ने तो हमें ये सवाल बताया नहीं, पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा। आपको क्या करना है, आप ये सोच के बैठोगे, इस माइंडसेट के साथ उस सवाल को लेकर बैठोगे कि लगेगा कैसे नहीं, हमने ये सवाल तो समझा है अच्छी तरीके से सर से, जब ये समझा है उसको भी आप लगाओगे अगले क्वेश्चन को तो लगेगा भाई, एक बार में नहीं लगेगा, दो बार में नहीं लगेगा। आप ये समझ लो, नहीं मुझे लगाना है इस सवाल को चाहे जैसे लगे। आपको आप अपने चारों तरफ के जो इन्वायरमेंट के उस चीजों को लेकर समझो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर कोई सवाल नहीं समझ में आता है, जैसे आप बार बार कोशिश कर रहे हो, और नहीं लग रहा है, तो फिर मैं किस लिए हूँ भाई, मैं बताऊंगा ना। चलो मिलते हैं। और हाँ, कैसे पता चलेगा कि आपसे सवाल लगा कि नहीं लगा, यहाँ पे हम लोग तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपके कमेंट से पता चलेगा। जो सवाल ना समझ में आए, जो सवाल ना लगे, तो वो आप पूछो भाई, कमेंट में बताओ, कमेंट में कि सर ये सवाल नहीं लगा या हमें यहाँ पे क्या हुआ वो समझ में नहीं आया। आप कमेंट में जब पूछोगे तब हमें पता चलेगा। और यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, ये कोई कॉलेज या स्कूल नहीं है कि जो है मास्टर पकड़ के कूट देंगे तुमको, है ना। यहाँ पे बिना डरे पूछो, बिल्कुल बेझिझक एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।